हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो आरआरबी जेई को लेकर एक डॉक्यूमेंट जो हर जगह फ्लोट हो रहा है, अब सभी लोगों को जानकारी हो ही गई होगी कि उसकी वैकेंसीज जल्दी ही आने वाली हैं। तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है, किस तरह से हमें तैयारी इनिशिएट करना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आरोहण पे कई पुराने स्टूडेंट हैं, उनको तो ऑलरेडी काफ़ी आइडिया है, पर कुछ बच्चे बिल्कुल नए हैं जिनको पता नहीं कि तैयारी कैसे शुरू करनी है, किन किन चीज़ों पे फोकस हमें ज़्यादा करना है। तो ये एक डिटेल डिस्कशन होगा हमारा। जो भी इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको यहाँ अवेलेबल रहेगा, और जिसकी जो भी क्वेरी हो वो यहाँ लाइव सेशन में पूछ सकता है। यूट्यूब पे जब ये सेशन अवेलेबल रहेगा तो वहाँ आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। रिप्लाई ऑलमोस्ट सबको करता ही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ लाइव सेशन में जो लोग हैं वो अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सेशन खत्म होने के बाद यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, वहाँ भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आरआरबी जेई का जो पुराना पेपर है उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में पड़ जाएगा। आरोहण पे आरआरबी जेई के लिए जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं उसका लिंक भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो यूट्यूब पे जो लोग वीडियो को देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में बैच कोर्स की डिटेल और प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक वहां पर ओपन रहेगा, वहां से देख सकते हैं। तो कुछ चीजें जो हमें चर्चा करनी है इसमें, आरआरबी जेई अब जो डॉक्यूमेंट फ्लोट कर रहा है वो तो इंटरनल था डिपार्टमेंट का, सारी जगह पहुंच गया। पर अब ये कंफर्म है कि वो जेन्युइन है, फेक नहीं है, जेन्युइन है। क्योंकि रेलवे में कई जगह जहां फ्लोट कर रहा है वहीं से बात निकल के आई कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, वैकेंसीज आनी है। और जो कुछ समय से मैंने बताया था कि काफ़ी वर्कलोड है, मैन पावर कम है, कुछ साल से वैकेंसीज आई भी नहीं, रिक्रूटमेंट जितनी उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा वैकेंसी देंगे। एक रीज़न मैंने बताया था, इलेक्शन भी एक रीज़न है उसका। वैकेंसीज आपको भी और भी मिलेंगी देखने को। रेलवे की वैकेंसीज आ रही हैं, वैकेंसीज आपको और भी देखने को मिलेंगी। पर पॉइंट क्या है कि फॉर्म आने का वेट नहीं करें। जो मैं पहले से बोल रहा हूँ, तैयारी पहले से करते चलें। फॉर्म जब आएगा, एग्जाम होने में उतना टाइम नहीं होगा कि आप सोचोगे A to Z सारा मैं तभी पढ़ूंगा। कुछ चीजें आपकी पहले से तैयार होनी चाहिए जो हर एग्जाम के लिए कॉमन है, ठीक। तो इसमें आरआरबी जेई जेई के अलावा और भी सीटें हैं इसमें, जो वैकेंसी आएंगी जेई के अलावा और भी इसमें सीटें हैं। जैसे इन्होंने ये डॉक्यूमेंट आप हर जगह देख रहे होंगे। अब तो ये कई जगह टेलीग्राम पे, यूट्यूब में कई जगह लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट काफी लोगों के पास अवेलेबल होगा भी। नहीं अवेलेबल होगा तो आप बता दीजिएगा। लगभग लोगों के पास ये पहुंच चुका है कागज। जो भी इंटरनल चल रहा है कि इतनी इतनी रिक्रूटमेंट करानी है, उसमें मेन तो हमारा फोकस इसी बात पे है भाई, वैकेंसीज क्या होंगी। तो वैकेंसीज के नंबर इन्होंने क्लियर कट यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। 7911 टोटल है, जिसमें जेई 7346 है। 7911 ये टोटल वैकेंसीज का नंबर है, जिसमें जेई ओनली जेई की वैकेंसी 7346 है। इसमें भी सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। अच्छा, सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग सेफ्टी का टॉपिक पढ़ के जाना है, वो डिपार्टमेंट मतलब पूरा फोकस वो सब्जेक्ट पे है, नहीं, डिपार्टमेंट है ये। तो जेई में सेफ्टी का जो एरिया है, सेफ्टी वाला पोर्शन, नॉन सेफ्टी, ये वर्क से रिलेटेड काम बात कर रहा है। इसका मतलब ये मत समझिए कि सेफ्टी सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे हम, ठीक है। नोटिफिकेशन में सिलेबस वगैरह सारा तो डिटेल में देंगे ही वो। तो ये कोई सब्जेक्ट सेफ्टी पढ़ के जाना ऐसा नहीं है, ये पोस्ट का नाम होगा। सेफ्टी नॉन सेफ्टी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, मतलब कि कौन से लोग किस तरह के कामों में इन्वॉल्व होंगे, इसका मतलब ये है। तो 7911 के अराउंड टोटल वैकेंसीज होने के चांस हैं। उसके अलावा फार्मा वाले जो लोग हैं उनके लिए भी इन्होंने लिखा है अलग से वैकेंसीज होंगी। यहाँ आगे अगर आप देखेंगे तो 1350 वैकेंसी और फार्मा फील्ड पैरामेडिकल वालों के लिए, पैरामेडिकल के जो लोग हैं 1350 सीटें उनके लिए भी आएंगी, ये अलग से है, ठीक है। 1350 जो पैरामेडिकल स्टाफ होगा उनके लिए। एक काम तो ये ध्यान रखना, जोन जब चुनोगे, जब जोन चुनोगे, जोन ध्यान से समझ के ऑप्ट करना है कि जहां पर आपको लगे कंपटीशन कम होने के चांस है। जोन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो जोन में ध्यान देना कि जहां पे सीटें ठीक ठाक दिखें और कंपटीशन कम दिखे, कि आपको लगता है कि जहां पे कंपटीशन की भीड़ कम हो सकती है, जोन उसको देख के सेलेक्ट करिएगा। जब फॉर्म आएगा, फॉर्म आएगा तो फिर से मैं बताऊंगा जोन वगैरह के बारे में। अभी फिलहाल जोन सेलेक्ट करने में बहुत ध्यान रखना है, जहां कंपटीशन थोड़ा मॉडरेट हो और सीटें ठीक ठाक हों। बीच का रास्ता, बुद्ध का जो कंसेप्ट है हमेशा ठीक है, बीच का रास्ता ठीक रहेगा।
बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाले उसमें फिर अच्छे कैंडिडेट भी कई बार नहीं हो पाते। तो ठीक ठाक सीटें हों, ठीक ठाक लोकेशन हो और ठीक ठाक कंपटीशन हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं, कंपटीशन भी ठीक ठाक हो, लोकेशन वाइज भी ठीक ठाक हो और सीटें भी मॉडरेट हों। बीच में जो चीज़ लाई कर रही है वो जोन ऑप्ट करना ठीक रहेगा। तो जोन का सिलेक्शन बड़े ध्यान से करना चाहिए, सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है ये। अब इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। पहली बात तो है सर इंटरव्यू होगा क्या? अब जेई की पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू नहीं है यहाँ। अभी नोटिफिकेशन डिटेल तो आया नहीं इस बार ये क्या कराने वाले हैं, पूरा पेपर एक ही बार में कराएंगे कि 2 स्टेज में कराएंगे, पर क्राउड ज़्यादा होता है, क्राउड ज़्यादा होता है, उतने क्राउड के लिए अब रिक्रूटमेंट में भी इरेगुलरिटी ना हो, स्टेप बाय स्टेप पिछली बार इन्होंने सोच समझ के 2 पार्ट में कराया था, CBT 1 CBT 2। तो वो स्कीम क्या होगी वो तो देखा जाएगा, एक स्ट्रेच में कराएंगे कि 2 पार्ट में कराएंगे, पर सब्जेक्ट जो रहेंगे मोर और लेस वैसे ही रहेंगे। तो 2 पार्ट में पिछली बार वाले को अभी हम मान के चलेंगे, अभी हम पिछली बार वाले को ही मान के चलेंगे। नया नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता, तैयारी तो शुरू अभी से कर देनी चाहिए। ऑलमोस्ट कंफर्म है सीटें आएंगी। हाँ, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते कि जून लास्ट में आ जाएगा कि जुलाई की शुरुआत में आ जाएगा। मेरा अपना पर्सनल अनुमान है कि जुलाई फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक आ जाना चाहिए, जुलाई मिड तक मेरा मानना है कि अनाउंसमेंट आ जाना चाहिए, अगर ऊपर से कोई चेंजेस ना हो। अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही कोई भी आइडिया लगा पाएगा। अब ऊपर से ही कोई फैसला आ जाए, कितने रिक्रूटमेंट कैसे होंगे, सैलरी कैसे पे होगी, अब इस तरह की कोई फर्जी बातें शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम 2-4 साल से चल रहा है कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। 2-4 साल से सिस्टम जो बना हुआ है कि पेपर होने के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज से रेलवे बाहर हो गया, पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, रेलवे बाहर हो गया, इस तरह का ब्लंडर भी हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। फिर आप ये मत कहिएगा सर आपने कहा था और बाद में नहीं हुआ। अभी तक की जानकारी के हिसाब से एग्जाम होना है, ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, ऊपर से कोई गाज ना गिरे तब, क्योंकि जिस तरह का इस गवर्नमेंट में फैसले हुए हैं कुछ नहीं पता लास्ट मोमेंट में कुछ बदलाव कर दें। कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है, चाहे कोई पेपर हो चाहे कोई रिजल्ट हो, देख ही रहे हैं आप इतने टाइम से। फिलहाल अभी तक की स्थिति जो है उसके हिसाब से कंफर्म कि होना है, ठीक है। CBT 1 CBT 2 पर पॉइंट क्या है कि जो भी पेपर होंगे ये फॉर्म मिड जुलाई में आए, जुलाई लास्ट में आए, चाहे RO का पेपर होना हो दिसंबर में चला गया वो, या कोई और पेपर होना हो, UPPSC AE मान लो भर्ती अगर आ जाए, या SSC JEE फिर होगा अगले साल, तो जो ये सब एग्जाम है कॉमन, जो भी पेपर होंगे जो कॉमन एरियाज हैं वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब आप इसका फॉर्म देखकर पढ़ाई थोड़ी शुरू करोगे, FT रीजनिंग GS ये तो आपको पहले ही पढ़ना है, ठीक है। FT रीजनिंग GS ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये तो आपको हर एग्जाम में आ ही रहा है। एग्जाम स्कीम क्या रहेगी जरा ये देख लो। सबसे ज्यादा बेनिफिट आरोहण के स्टूडेंट्स को यहां पर है, आरोहण के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा जो है यहां पर है। RRB CBT 1 का जो पेपर है ये 90 मिनट्स 1.5 घंटे का पेपर है, निगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो सबसे पहले जितना आता है पेपर में वो करके आना है, तुक्का नहीं लगाना। आधे आधे नंबर से डेसिमल में लोग बाहर होंगे कंपटीशन में, इतना क्राउड होता है यहाँ पर। तो निगेटिव मार्किंग के चक्कर में नहीं पड़ना, 80% से ऊपर श्योरिटी जहां पर अभी से प्रैक्टिस करनी है, जब क्वेश्चन लगाओगे टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओगे पहले ही ध्यान देना, ये हैबिट बन जानी चाहिए कि जो नहीं आता वो नहीं करना। इतना भी खुद पे कंट्रोल कर लोगे तो कंपटीशन में अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर लोगे, अगर नेगेटिव ज्यादा नहीं करोगे। तुक्के के चक्कर में मत पड़ना, पेपर बहुत टफ आ जाए तो कट ऑफ नीचे होगी, सीधी सी बात। और जेई का पेपर IAS का पेपर नहीं है ये, तो पेपर जैसा भी हो आपको नेगेटिव नहीं लगाना तो नहीं लगाना, नहीं तो नेगेटिव ही बाहर कराएगा कंपटीशन में, ठीक है। दूसरी बात, 80% से ऊपर श्योरिटी किसी क्वेश्चन में लगे, 80-85% लग रहा है सर ने पढ़ाया है और बार बार दिमाग में आ रहा है कि ये पॉइंट होगा, तब उस पर रिस्क लेना है और वही ऑप्शन टिक करना जो पहला थॉट दिमाग में आ रहा है। 80% से ऊपर श्योरिटी है, डाउट लग रहा है क्या आंसर लगाना, A लगाऊं कि C लगाऊं, जो पहला थॉट दिमाग में आ रहा है उस पर जाना। कई बार होता है पहला लग रहा है ये होगा, फिर दिमाग कहता है नहीं नहीं ये नहीं ये होगा, सेकंड थॉट 90% टाइम गलत होता है, पहला थॉट ही ठीक निकलता है ज्यादातर। तुक्का भी इस तरह से लगाया जाता है, वैसे अवॉइड ही करना चाहिए। 80% से ऊपर श्योरिटी हो तभी तुक्का लगाया जाता है, 50-50% चांस है छोड़ देना बेहतर है। ये किसी भी एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो CBT 1 90 मिनट्स 1/3 निगेटिव है। अब देखो एक इन्होंने लिख दिया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बेसिकली ये बेसिक मैथमेटिक्स है 10th लेवल तक का, 10th लेवल तक की जो मैथ्स होती है ये बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट है।
इसके बहुत सारे चैप्टर एप्टी वाले ही हैं, स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक है, टाइम एंड वर्क है, इस तरह का। मैथमेटिक्स में एलसीएम एचसीएफ आ गया मान लो, फ्रैक्शन पूछ देगा, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, उसके अलावा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैथमेटिक्स आपका मेजॉरिटी तो ये एप्टी का पार्ट है, मेजॉरिटी एरिया ये एप्टीट्यूड ही है। तो एप्टीट्यूड तो गेट वालों ने भी पढ़ा है, ईएस वालों ने पढ़ा है, जेई वालों ने पढ़ रखा होगा, सीजीएल जो देते हैं वो जानते हैं। तो एप्टीट्यूड तो हर एग्जाम में आ ही रहा है। तो मैथमेटिक्स जो है ये बेसिकली 10th लेवल तक का है। आप 7th 8th 9th वगैरह की एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, बहुत सारे चैप्टर एप्टी वाले मिलेंगे आपको। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर। तो जिन जिन एग्जाम में एप्टी आता हो, जिन जिन एग्जाम में एप्टी आता हो, आरआरबी के पुराने पेपर, एसएससी के पेपर, जिन जिन में एप्टी दिखता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप उसी लेवल के पेपर लगाना। मैं गेट ईएस के पुराने पेपर नहीं बोलूंगा यहाँ पर जेई के ही जो पुराने पेपर हो, एसएससी में मान लो आता हो अगर, या सीजीएल में आता हो, या आरआरबी के पुराने पेपर हो, तो इस तरह के एग्जाम में जहां एप्टी के पुराने क्वेश्चन मिल जाए सब सॉल्व करो इसी लेवल के। ये हो गया रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और निगेटिव होने पे 1/3, निगेटिव होने पे 1/3। तो एप्टी रीजनिंग 55 क्वेश्चन तो आपका एप्टी रीजनिंग है सीबीटी 1 में। इसके बाद आ जाता है जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। जो मैं जीएस पोर्शन कराता हूं वो इन दोनों को मिलाकर कराता हूं मैं। अब ये अच्छी बात है कि दोनों ने अलग अलग कर दिया, मतलब 45 क्वेश्चन आपके जीएस है, 45 क्वेश्चंस आपके जीएस के आएंगे इसमें। तो मैंने क्यों बोला कि आरोहण के स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट है। जीएस को लेके लोग दुखी रहते हैं, जीएस में आरोहण वाले स्टूडेंट उनसे बेहतर शायद ही कोई कर पाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, बट जो पढ़ रखे हैं आरोहण पे या जो हाल फिलहाल में एग्जाम दिए हैं वो बेटर बता सकते हैं इस बात को। अभी हाल ही में एसएससी जेई जिन लोगों ने दिया है वो बता पाएंगे, स्टेट पीसीएस वाले हों, सीजीपीटीएम वाले हों, जेई वाले हों, वो बेटर बता पाएंगे, या जिन्होंने आरआरबी जेई पिछली बार दिया था, आरआरबी एनटीपीसी दिया था, यूट्यूब में कई बार वो लोग भी वीडियो देखेंगे, वो बेटर बता पाएंगे कि जीएस में जितना कराया जाएगा उससे जरूरत है नहीं, उतना भी कर लो बहुत है। और एक बात मैं बता दूं, जो जीएस में कराऊंगा तो वो आरआरबी, सीजीएल, अब जो लोग ये पेपर देंगे वो सीजीएल क्यों नहीं दोगे? एप्टी, रीजनिंग, जीएस तो सीजीएल में भी आएगा, इंग्लिश बस अलग है। तो जिनकी एलिजिबिलिटी सीजीएल के लिए भी है वो सीजीएल भी देना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, कई एग्जाम में एप्टी, रीजनिंग, जीएस आपको पढ़ना पड़ रहा है, इंग्लिश मान लो अंतर है, तो सिर्फ वो अलग है, बाकी सीजीएल आप बड़े आराम से दे सकते हैं। जीएस मैंने जितना पढ़ाया है सीजीएल आप आराम से निकाल सकते हो, पुराने पेपर उठा के लगा के देख लो। सीजीएल की ही जो कोचिंग करा रहे होंगे जीएस में, आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपका कंटेंट 19 पे 20 नहीं पड़ेगा, 19 और 50 का अंतर होगा, इतना डिफरेंस होगा। सीजीएल के पुराने पेपर जो मर्जी लगा लो, और सीजीएल की जीएस 100% नहीं की जाती है, 70% क्वेश्चन बन रहे हैं, आप बहुत अच्छे स्कोर पे हो सीजीएल में, क्योंकि सीजीएल में जीएस के कुछ क्वेश्चन एब्सर्ड देता है जानबूझ के कट ऑफ को नीचे लाने के लिए। तो जो निगेटिव पे कंट्रोल कर लेकिन निगेटिव ज्यादा नहीं करेगा, क्लास से इतना मिल जाएगा, कट ऑफ से काफी ऊपर रहेगा। तो जब ये पढ़ ही रहे हैं तो सीजीएल क्यों नहीं देंगे? एसएससी जेई वाले जो एसएससी जेई क्यों नहीं देंगे? आरआरबी में ये सब पढ़ ही रहे हो, और जीएस मैंने करा दिया तो बार बार अलग अलग नाम से अलग अलग बैच की जरूरत नहीं है। जो आरोहण पे पुराने स्टूडेंट भी हैं, आरोहण पे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जीएस पूरा कर रखा हो, जैसे न्यू जीएस बैच एक चल रहा है उसमें जो एनरोल्ड है, आरआरबी वाला पूरा पैटर्न आपका वहां भी कवर्ड है, तो अलग से आपको अलग से आरआरबी जेई के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्निकल पढ़ सकते हो, नॉन टेक में तो वही रहेगा। तो आरोहण का किसी बैच का कोई स्टूडेंट जिसमें जीएस मैंने पूरा पढ़ाया हो, जिसमें जीएस मैंने पूरा पढ़ाया हो, जीएस आपको उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार कोचिंगों के चक्कर में पागल मत बनना कि बस पोस्टर चेंज करके ये बैच वो बैच, उन चक्करों मत पढ़ना। जीएस मैंने आपको इतना कंप्रहेंसिव पढ़ाया हुआ है कि उससे ज्यादा कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे ज्यादा कोई कराएगा भी नहीं, ये भी लिख के रख लो। फीस होगी आरोहण की तुलना में 3 गुना 4 गुना ज्यादा, कंटेंट आधा भी नहीं होगा, लिख के दे सकता हूं मैं इस बात को। जीएस में आप मुझे किसी का नोट्स दिखा दीजिए, आरआरबी जेई एसएससी जेई के लिए पढ़ाया हो और कंटेंट आरोहण का आधा भी कवरेज हो, और फीस में 3 गुना 4 गुना का अंतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 14 साल से इस फील्ड में, मुझे पता है कहाँ क्या हो रहा है, तो कंटेंट कवर करते समय ध्यान रखता हूं मैं इस चीज का। ठीक है, एप्टी रीजनिंग हो गया, ये भी आरोहण पे अवेलेबल है, 2 टीचरों ने कराया हुआ है, इसको मैं और ऐड कर दूंगा। अभी 2 टीचरों ने ऑलरेडी करा रखा है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी मैच करे, जो बेटर लग रहा है वो कर लीजिए। एक टीचर हैं जो सीसेट के लिए पढ़ाते हैं सिविल्स में, उन्होंने कराया हुआ है।
तो इसमें और भी ऐड कर दूंगा मैं कंटेंट एप्टिव रीजनिंग के अंदर, ये कोई इशू नहीं है। टेस्ट पेपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी पड़े हुए हैं इसके। टेस्ट पेपर जो हमने लास्ट ईयर कराए हैं आरोहण पे, वो भी सारे मैंने इस कोर्स में डाल दिए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं टाइम टाइम पे जीएस के कराता हूँ, अभी और होंगे, वो भी अवेलेबल रहेगा। तो इसमें थ्योरी, क्वेश्चन सब कुछ A to Z अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ CGL देना हो, जेई देना हो, केवल आरआरबी जेई नहीं, इस तरह के जो भी एग्जाम आ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, एक चीज देख लो जो ये मैं बता रहा हूं। जनरल साइंस में आपका रहेगा 3 एरिया। जनरल साइंस का मतलब है 3 टॉपिक। लाइफ साइंस, लाइफ साइंस का ही मतलब बायोलॉजी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आरोहण पे लाइफ साइंस पिछले महीने हमने शुरू किया था, और बीच बीच में क्लासेस गैप भी रखी थी, क्योंकि अब कुछ फॉर्म एग्जाम आने हैं, अब क्लासेस और इसमें कंटिन्यू होंगी, रेगुलर होगा। तो लाइफ साइंस अभी लाइव में चल रहा है इस समय। आरआरबी वालों में भी लाइव ये कंटिन्यू है लाइफ साइंस। आरआरबी का बैच भले कल लॉन्च हुआ है, जितने लाइफ साइंस के लेक्चर अभी कराए हैं सारे उनको दे दिए हैं, और लाइफ साइंस अभी लाइव 4-5 लेक्चर और अभी बचे हुए हैं। तो जनरल साइंस आपका CBT 1 में भी आ रहा है, CBT 2 में भी आ रहा है। जनरल साइंस सबसे पहले मैं साइंस वाले पोर्शन को इसमें शुरू किया नए बैच में। तो लाइफ साइंस खत्म हो जाएगा 5 क्लास में, 5 क्लास और बची है। और आरआरबी जो बैच अभी हमने कल ही लॉन्च किया है, उसमें भी लाइफ साइंस डाल दिया। जो लाइव चल रहा है वो लाइव आरआरबी में भी चलेगा। जितने लेक्चर हो गए हैं वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो गए हैं, लाइव कंटिन्यू चल रहा है इसमें। और अभी ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद फिर इसके क्वेश्चन कराएंगे। लाइफ साइंस के 300 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व पड़े भी हैं, कुछ और भी मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सब्जेक्ट, अब लाइफ साइंस खत्म होने के बाद या तो मैं इंडियन पॉलिटी कराऊंगा या फिजिक्स केमिस्ट्री कराऊंगा, दोनों में से कोई एक, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या इंडियन पॉलिटी। बैच में भी आपको दिखा दे रहा हूं बैच में क्या क्या कवरेज है। तो ये आपका जनरल साइंस हो गया। CBT 1 में जनरल साइंस में लाइफ साइंस भी आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री 10 तक के लेवल का है। और CBT 2 के अंदर लाइफ साइंस नहीं है, ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री है। मतलब जनरल साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री CBT 1 में तीनों हैं, और CBT 2 के अंदर बायो नहीं है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का मतलब अब ये हटा दोगे तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या बचेगा? जनरल अवेयरनेस में बचता है पॉलिटी, पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों आता है एग्जाम में, इंडिया एंड वर्ल्ड। ये 3 सब्जेक्ट हो गए। चौथा हो गया जीके एंड करंट अफेयर। इकोनॉमी जो मैं कराता हूं जितना जरूरी है इसी में हो जाता है, जीके एंड करंट अफेयर इंक्लूडिंग इकोनॉमी, बैंकिंग, GST, GDP, GNP, पॉवर्टी लाइन, ये सब मैं इकोनॉमी का इसी में बताता हूँ। WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सब इसी में आता है। 4 हो गए। इसके बाद आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ये 5वां सब्जेक्ट हो गया। और छठा हो गया ICT के अंदर ही कवर हो जाता है कंप्यूटर बेसिक्स। तो जनरल अवेयरनेस की जहां तक बात है, जनरल अवेयरनेस में लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जनरल साइंस में चला गया, उसके बाद ये बचता है। इतने सब्जेक्ट हैं। ये हो गया CBT 1 की बात। ICT में कंप्यूटर का टॉपिक कवर है, पर इसमें कुछ लेक्चर अभी और भी ऐड होने हैं। ICT जो मैंने कराया था, कुछ लेक्चर अभी इसमें और भी ऐड होंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स CBT 1 में भी CBT 2 में भी 40% है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है दोनों में ही। मतलब कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग 40%। CBT 2 का पेपर 2 घंटे का है, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 की बजाय 150 आएंगे। तो CBT 1 1.5 घंटे का था, 1.5 आवर्स का 100 क्वेश्चन। ये 2 घंटे का है, 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का। निगेटिव यहाँ भी 1/3 है। सब्जेक्ट देखो, जनरल अवेयरनेस, वहां जो 5 सब्जेक्ट है यहाँ भी है, वहां लाइफ साइंस भी था, यहाँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस वहां है, यहाँ लाइफ साइंस को छोड़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री है। ICT वहां पर था, यहाँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ICT का ही पार्ट है ये। और GS में वहां पर भी इन्वायरमेंट आ जाता है, यहाँ पर भी इन्वायरमेंट कवर्ड है। तो ये तो पूरा ही GS हो गया। मतलब आप देखो CBT 2 के अंदर 50 क्वेश्चन GS है, 100 क्वेश्चन टेक्निकल है। 50 है GS, 100 है टेक्निकल। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ भी चाहिए।
तो जो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे देखेंगे उसमें प्रीवियस ईयर पेपर उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जो बैच है उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो जिसको जो जरूरत है देख सकता है। टेक्निकल वगैरह पे आरोहण में क्या अवेलेबल है मैं बता देता हूँ, एक बार वो भी देख लो। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, बैच जो हमने प्लान किया है उसमें क्या चीजें अवेलेबल रहेंगी, ये बैच है देखो। एक बैच आरआरबी जेई ओनली नॉन टेक का बना दिया है, थंबनेल इस पे अभी लग जाएगा थोड़ी देर में, ये अभी सुबह प्लान किया है मैंने, थंबनेल इस पे लगा अभी लग जाएगा। आरआरबी जेई ओनली नॉन टेक, पहले क्लियर रखिएगा कौन सा बैच किसको करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक है आरआरबी जेई नॉन टेक ओनली, नॉन टेक का मतलब टेक्निकल छोड़ के सारा, एफटी, रीजनिंग, जीएस, साइंस, आईसीटी, एनवायरनमेंट, ये सारा, केवल इसमें टेक्निकल नहीं होगा। तो आरआरबी जेई ओनली नॉन टेक, ओनली नॉन टेक। फीस ये डिसाइड की है हमने, उसका इतनी भी फीस क्यों है, जस्टिफाइड है कि नहीं। 15 महीने वैलिडिटी रहेगी इसकी, 15 महीने वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की। अब इसको जो मैंने प्लान किया है जिस तरह से, कंटेंट इसमें क्या क्या अवेलेबल रहेगा, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट रहेंगे मैंने बताया टेक्निकल छोड़ के, इसी से बता देता हूं चलो। हाँ ये रहा देखो, कंटेंट में सबसे पहले सीबीटी 1 फोल्डर भी मैंने ऐसे ही बनाया है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओनली नॉन टेक वाले की बात कर रहा हूं, सीबीटी 1 फोल्डर, सीबीटी 2 का फोल्डर और प्रैक्टिस क्वेश्चन का फोल्डर। सीबीटी 1 के अंदर जनरल साइंस, सीबीटी 1 में सिलेबस क्या है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, सेफ्टी, रीजनिंग, नॉन टेक का ये सब पार्ट है। जनरल साइंस आप ओपन करोगे, पहला फोल्डर आ गया लाइफ साइंस। ये लाइफ साइंस वो है जो अभी चल रहा है लाइव में, लाइफ साइंस जो अभी लाइव में करा रहा हूं मैं। तो लाइव में जो मैं करा रहा हूं इसमें जितने लेक्चर हो गए हैं वो इसमें दे दिए हैं, लाइव अभी चल रहा है। अब जो आगे के लेक्चर लाइव के हैं वो एक्सेस इनको रहेगा, वो भी लेक्चर साथ साथ लाइव चलते रहेंगे। 6:30 बजे शाम में क्लास होती है, 6:30 बजे शाम में क्लास होती है, लाइव लेक्चर ये रहेगा। पीडीएफ भी क्लास की अवेलेबल है इसके अंदर। दूसरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो हमने पिछले साल अगस्त सितंबर के आसपास कराया था वो सारे लेक्चर दे दिए हैं। अभी जब लाइव में फिजिक्स केमिस्ट्री फिर से होगा वो एक्सेस भी रहेगा। ऐसा इसलिए किया, किसी को लाइव में करना है, टाइम वेट कर सकते हैं तो लाइव में चलेगा, पूरा एक्सेस रहेगा। किसी को लग रहा है मुझे पहले करना है, तो जो अगस्त के आसपास खत्म किया था मेरे ही पढ़ाया हुआ वो पूरा एक्सेस भी दे रखा है। कि जिसको लग रहा है मुझे 3-3, 4-4 क्लास पर डे करके खत्म करना है, पिछले बैच का एक्सेस भी दे रखा है। तो लाइव में जब होगा, जिसको लाइव करना है रेगुलर लाइव करे, जिसको लग रहा है मुझे पहले ही करना है तो मेरा ही पढ़ाया हुआ अगस्त सितंबर के आसपास फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सेस दे दिया है। सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ध्यान रख के पहले अवेलेबल है। जनरल साइंस के बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में भी 1 by 1 सारे सब्जेक्ट होने हैं, 1 by 1 सारे सब्जेक्ट लाइव में होने हैं। पर मैंने अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में अभी जो पिछला बैच खत्म किया उन सबके रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल दिए हैं इंक्लूडिंग पीडीएफ, कि किसी को कोई सब्जेक्ट पहले करना है या कोई और एग्जाम में आ रहा है तो वो चीज भी पहले से अवेलेबल रहे। लाइव में 1 by 1 सारे होंगे। लाइफ साइंस हो गया, 4-5 क्लास बची है, लाइफ साइंस कंप्लीट है। अब लाइफ साइंस दोबारा रिपीट नहीं होगा तुरंत, ऐसा नहीं होगा कि एक एक बच्चा ज्वाइन करता रहे फिर मैं दोबारा एक ही सब्जेक्ट को लाइव कराता रहूंगा। तो लाइफ साइंस लाइव में ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, 4-5 क्लासें बची हैं। बाकी सब्जेक्ट 1 by 1 लाइव में चलेंगे और उनकी रिकॉर्डिंग पिछले बैच की भी अवेलेबल कर दी है। किसी को पहले करना है पहले भी कर सकता है, मेरे ही पढ़ाए सब्जेक्ट है जीएस वाले सारे। एप्टी रीजनिंग 2 टीचर का अवेलेबल कर दिया है, तो एप्टी रीजनिंग फिर से हम लाइव में कवर करें कोई मतलब नहीं है। पिछले बैच में अभी दिसंबर में कराया था एक टीचर ने, उससे पहले जुलाई में हुआ था, दोनों टीचरों का अवेलेबल करा दिया एप्टी रीजनिंग। आपको ये कवर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना है, साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो सब भी अवेलेबल कर दी है। तो सीबीटी 1 हो गया। सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 2 के लिए तो जीएस आएगा मेन और टेक्निकल आ रहा है, 2 चीजें हैं। सीबीटी 2 के अंदर आपका जीएस आएगा, जीएस आएगा सीबीटी 2 में, और जीएस के साथ साथ आपका टेक्निकल पूछेगा। तो जीएस में जो सब्जेक्ट मैंने बताया लाइव 1 by 1 सारे ही होने हैं। सीबीटी 2 की डेट आते आते आपका लाइव सब्जेक्ट भी काफी कंप्लीट हो चुके होंगे और रिकॉर्डिंग पिछले बैच का है ही। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात अगर करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने सोच समझकर जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू के क्या मतलब है,
जो मैं लाइव क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ सारे सब्जेक्ट के जीएस के, ये वो है। तो जितने करा दिए हैं वो सारे एक्सेस दे दिए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन, कंबाइंड क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम के पेपर, वो सब मैं जो लाइव में पेपर कराता हूँ वो सब इसमें दे रखे हैं। जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले जितने मैं करा चुका हूँ वो दे रखे हैं, लाइव में भी जितने होंगे वो एक्सेस भी रहेगा। एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, इन तीनों की कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी पड़ी हुई है, फुल लेंथ पेपर भी पढ़े हैं, सब्जेक्ट वाइज भी पढ़े हैं। पिछले साल हमने टेस्ट सीरीज आरोहण पे जो जो कराई हैं वो सब पढ़े हुए हैं। 300 क्वेश्चन का जनरल साइंस का सेट मैंने कराया था, उसके 3 वीडियो कराए थे सॉल्यूशन। 300 क्वेश्चन जनरल साइंस के, उसकी पीडीएफ अलग से पढ़ी है, तीनों लेक्चर भी पढ़े हैं उसके जनरल साइंस के। तो जनरल साइंस का वेटेज यहाँ ज्यादा है, और भी साथ साथ में क्वेश्चन होते रहेंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज के 2 फोल्डर हैं, एक फोल्डर टेस्ट सीरीज का एसएससी जेई सीजीएल आरआरबी का है, एक फोल्डर और पड़ा हुआ है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हमने एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल के भी डाल रखे हैं, आरआरबी जेई के भी दे दिए हैं। आरआरबी जेई वाले फोल्डर पे जाओगे पेपर सारे ये मिल जाएंगे, आरआरबी जेई के फोल्डर पे जाओगे सारे पेपर मिल जाएंगे ऐप के ऊपर। और यूट्यूब पे जो देखेंगे वो भी ऐप से पेपर निकाल सकते हैं, डाउनलोड इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, वेबसाइट से भी निकाल सकते हो आरोहन के, ठीक है। तो ये आपका CBT 1, CBT 2, उसके अलावा क्वेश्चन वगैरह में क्या कराना है तो कंप्लीट है ये, कुछ इसमें कोई गैप तो छूट नहीं रहा, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रिपरेशन हमेशा पहले शुरू करो। क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार्ट अर्ली, कि हमारे एंड से तो कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ है, काफी सारा तैयार है, लगातार अपडेट होता जाएगा। जैसे आईसीटी है, अब आईसीटी बना हुआ है, कंप्यूटर बेसिक्स के लेक्चर में और ऐड करूंगा, इसमें कंप्यूटर बेसिक्स और ऐड हो जाएगा, लाइव में 1 बाय 1 चलता रहेगा, जहां जरूरत है उसमें तो लेक्चर और ऐड होते चलेंगे। फुल बैच, अब ये तो हो गया ओनली नॉन टेक वाला बैच आरआरबी का। 2 तरह के बैच की डिमांड थी, ओनली नॉन टेक और कंबाइंड। ओनली नॉन टेक बैच ये अवेलेबल है, और कंबाइंड बैच जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हो जाए, तो इसमें नॉन टेक का तो सारा पार्ट है ही, एक इसमें टेक्निकल का पार्ट ऐड किया गया। नॉन टेक का तो टोटल पोर्शन अवेलेबल ही है, इसमें टेक्निकल का भी पोर्शन ऐड कर दिया गया। टेक्निकल में सबसे ज्यादा सीटें हैं सिविल की, तो सिविल के 7 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट हैं। अब जो कंप्लीट है वो फिर से लाइव में रिपीट वो तो नहीं होगा, 7 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हैं, और अभी इस वीक में जो सब्जेक्ट नहीं हुए हैं अब उनको ऐड करा रहा हूं मैं। अब इसमें सर्वे स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन में, और डेली बेसिस पे क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, अपडेट होती रहेंगी। सर्वे स्टार्ट हो जाएगा, उसके अलावा हाइड्रोलॉजी स्टार्ट होगा। 7 से 8 सब्जेक्ट ऑलरेडी डाल दिए हैं टेक्निकल में मैंने, सिविल में सर्वे, हाइड्रोलॉजी और तीसरा बीएमसी, अभी ये 3 होंगे। ये जब हो जाएंगे उसके बाद जो एक आध सब्जेक्ट रह जाएगा फिर वो, मतलब सिविल का तो पूरा कवर हो जाएगा। और सिविल का जो सब्जेक्ट होगा एसएससी जेई को भी ध्यान में रख के, आरआरबी जेई को भी ध्यान में रख के, बीपीएससी एईए भी होने वाला है, उसके लिए भी काम आएगा सिविल पूरा। तो सिविल पूरा पूरा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सिविल का कवरेज पूरा हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल में अभी हमने 4-5 सब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं, इलेक्ट्रिकल में 4-5 सब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं, और अभी देख लेते हैं उसमें और क्या क्या करा सकते हैं। तो टेक्निकल के लिए खासकर ध्यान रखिएगा, कोई केवल टेक्निकल के लिए कर रहा हो तो सिविल तो अपने पास कंप्लीट है, अभी नॉन टेक पूरा अवेलेबल है, प्रैक्टिस, क्वेश्चन, जीएस, टेस्ट पेपर सब कुछ। टेक्निकल की बात करें, सिविल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल में 5-6 सब्जेक्ट अवेलेबल है, और मैं कोशिश कर रहा हूं जितना करा दिया जाए। मैकेनिकल के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, मैकेनिकल के लिए टाइम टेकिंग है, तो मैकेनिकल में जो नॉन टेक वाले लोग हैं वो तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिकल में जो नॉन टेक वाले हैं वो ज्वाइन कर लें। टेक्निकल के लिए अब मैं उसको स्टार्ट करा रहा हूं, तो कितना हम करा पाएंगे वो देखना पड़ेगा। सिविल पूरा मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल में 5-6 सब्जेक्ट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल भी काफी हद तक हम करा देंगे। मैकेनिकल के लिए ज्वाइन करने से पहले टेक्निकल को छोड़कर बाकी सब अवेलेबल है। टेक्निकल में 1 बाय 1 स्टार्ट कराऊंगा, तो मैकेनिकल 12 के 12 हम करा पाएंगे, 10 करा पाएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मैकेनिकल में कराएंगे। पर मुझे नहीं लग रहा कि कोई सिर्फ टेक्निकल के लिए आरोहण ज्वाइन कर रहा होगा, नॉन टेक के लिए ज्वाइन कर रहे होंगे। टेक्निकल सिविल पूरा करा देंगे, इलेक्ट्रिकल पूरी कोशिश है, मैकेनिकल अभी स्टार्ट होगा क्योंकि मैकेनिकल आरोहण पर अवेलेबल नहीं है। तो केवल टेक्निकल के लिए आरोहण कोई नहीं कर रहा होगा मेरे हिसाब से। दूसरी बात, सिविल मैंने बताया पूरा पूरा कवर हो रहा है, सिविल में पूरा पूरा कवरेज कराया जा रहा है। तो सिविल में ओनली टेक्निकल भी अवेलेबल है, तो ओनली नॉन टेक कोर्स अवेलेबल है,
नॉन टेक प्लस टेक्निकल अवेलेबल है, किस किस ब्रांच के लिए बताया मैंने। किसी को सिविल का ओनली टेक्निकल करना है सारा, वो भी अवेलेबल है। आरोहन पे स्टोर सेक्शन में जाके चेक करोगे, आपको टेक्निकल नॉन टेक सब दिख जाएंगे। किसी को लगता है कि सर मुझे जीएस पूरा नहीं पढ़ना, मुझे तो खाली एक सब्जेक्ट पढ़ना है लाइफ साइंस, सिंगल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ कोई बिजनेस मॉडल बना के नहीं चले हैं कि नहीं पूरा कोर्स खरीदोगे तभी मिलेगा, नहीं, सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी आरोहन पे अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन में जाके सर्च करोगे सब मिल जाएंगे लाइन से, क्योंकि किसी ने पहले पढ़ रखा है, दोबारा वो पूरी फीस क्यों दे। जिसको जितनी जरूरत है उतना अवेलेबल है, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूं, जो सिंसियरली तैयारी करना चाहे, क्लास में कोई कॉमेडी होगी, टाइम पास होगा, वो लोग बिल्कुल मत आए। मैं क्लियरली मना करता हूं। शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में आप सुनते हो कि कोई मना कर रहा हो कि ऐसे लोग नहीं आए। मैं क्लियरली मना करता हूं, बिल्कुल नहीं आए, कोई जरूरत नहीं मुझे। जो सिंसियर लोग नहीं है, टाइम पास के लिए आ रहे हो या बस कॉमेडी सुनने आ रहे हो कि कॉमेडी कुछ होगी या यहाँ वहां की बातें होंगी, बिल्कुल मत आए। टू द पॉइंट, प्योर टीचिंग होगी। आपको उसमें बोरिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे, कई सारे लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर भी ओपन कर दे रहा हूं मैं, पहले आप डेमो देख लो। हर सब्जेक्ट में 2-2 लेक्चर में ओपन कर देता हूं, आप डेमो देख लो, उसके बाद डिसाइड करो। पर जो सिंसियर हो वही ज्वाइन करें। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे मतलब है कि जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ताकि इतने लोगों का स्ट्रगल खत्म हो जाए। मुझे कोई मतलब नहीं है रेवेन्यू और ये बिजनेस मॉडल, मुझे कोई लेना देना नहीं इस चीज से। सीधी सीधी बात है, जो बच्चा सिंसियर है वो आए, हमारे एंड से मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा। आप पढ़कर सेलेक्ट होइए, फाइनल सिलेक्शन तक मेरा मतलब है। मुझे कोई इससे मतलब नहीं बस सीबीटी 2 1 हुआ, टू नहीं हुआ। मेरे एंड से सपोर्ट जो है वो पूरा अवेलेबल रहेगा। करंट अफेयर वगैरह चिंता नहीं करनी है, एग्जाम में जब तक की जरूरत है सारी पीडीएफ लेक्चर में अपडेट करता ही हूँ, वो यहाँ भी मिलेंगे। क्योंकि नंबर वैकेंसीज भी काफी हैं, सीजीपीटीए में भी कुछ लोग निकल गए, काफी लोग क्वालिफाई कर गए, तो जितने लोगों का स्ट्रगल खत्म हो जाए बढ़िया है भाई, कोई वैकेंसी मिल जाए। अब अगर ये मौका रिक्रूटमेंट आ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं क्वालिफाई करें। और बहानेबाजी बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना। ये बहाना मारना कि पेपर के समय भी कई लोग होंगे, सर सब्जेक्ट छूट गए थे, पूरा नहीं कर पाया मैं, टाइम कम मिला। अभी जब जैसी फॉर्म आएगा तुरंत ही, और जब एग्जाम डेट आएगी देखना सोशल मीडिया वगैरह पे कमेंट, अरे इतनी जल्दी पेपर हो रहा है, मैं पूरा कैसे करूंगा। तो कुछ लोगों की हमेशा रोने की आदत है। पहले पता रहेगा ये एग्जाम आना है, सो के जागेंगे तब जब फॉर्म आएगा, और फिर कहेंगे अरे 2 ही महीने मिल रहे हैं बस, अब तो अब मेरा क्या होगा। मतलब अभी भी रो रहे हैं तब भी रोएंगे। तो वो लोग तैयारी ना करें, बेटर है कुछ और कर लें। ये एक्सक्यूज देना, बहानेबाजी करना, नई वैकेंसी आई चिंता का विषय था, वैकेंसी आ रही है तो भी परेशान हो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तब दिक्कत है। तो कोई ना कोई एग्जाम देना है, 50% एरिया तैयार रहेगा तो 50% फॉर्म आने के बाद सोच सकते हो। पर सोचोगे कि जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा फॉर्म आने पर, तो 2 महीने में पूरा नहीं कर पाओगे, क्लियर बात है। ये हर बार होता है, कितने बैच बन चुके हैं, हर बार ये होता है, ठीक है। और कुछ लोग अब ये कहेंगे सर एप्टी रीजनिंग फिर पूरा लाइव, सारे के सारे टेक्निकल फिर लाइव। आरोहन पे अगर मैं नॉन टेक की ही बात कर लूं, चौथा लाइव बैच करा रहा हूं मैं, सारे सब्जेक्ट तीसरी चौथी बार रिपीट करा रहा हूं। तो हर दिन हर सब्जेक्ट लाइव स्टार्ट नहीं होता है, ना कोई करा सकता है। कि पॉलिटी मान लो मैंने 1-2 महीने पहले बैच खत्म किया, फिर एक बच्चे ने आरोहन ज्वाइन किया, सर पॉलिटी तो रिकॉर्डिंग में पढ़ा है, लाइव नहीं हुआ। तो क्या हर सब्जेक्ट को रोज लाइव ही कराते रहेंगे, पॉसिबल है किसी के लिए। चौथी बार लाइव बैच चल रहा है, एक बार पूरे सब्जेक्ट खत्म करने में 300-350 घंटे लगते हैं, और चौथी बार लाइव में एक बार फिर से चल रहा है। तो जो जो सब्जेक्ट जस्ट खत्म हुए हैं वो रिकॉर्डिंग रहेंगे, जो लाइव आने हैं वो सब लाइव में रहेंगे। पर दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है, जो भी सब्जेक्ट आप चला के देखेंगे समझ में सब कुछ आएगा। क्वेश्चन भी करा रहे हैं, लाइव में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, लाइव क्लास में डाउट पूछ भी सकते हैं, ऐप में चैट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में ही पूछ सकते हैं, वो सब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। 12th लेवल का तो नहीं सौरभ दुबे, बेसिक साइंस पूछता है 10th लेवल तक का। 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, उससे चक्कर में मत पड़ना भाई। टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं, क्लास भी करा रहे हैं, तो जो जरूरी है कहीं ना कहीं कवर हो ही जाएगा। और तुम जरा मुझे अपने दिमाग से बता दो, 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लोगे क्या 3 महीने में। पट से तुम लोग लिख तो दिया, 12th तक का लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ लोगे। आईआईटी जेई में जितना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, पूरे साल में कोर्स खत्म करने में हालत खराब हो जाती है। 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री करा दिया जाए, तुम कर लोगे जेई के लिए। उसके बाद टेक्निकल भी करना है, नॉन टेक भी करना है, बोल दिए पट से 12th लेवल तक का मैं करा दूं। जेई के टीचर को बुला के तुम पूरा कर लोगे फिजिक्स केमिस्ट्री, अकेले 6 महीने चाहिए उसको पूरा करने के लिए।
एयरपोर्ट अथॉरिटी में आता है 12th लेवल तक का, देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उतने कम टाइम में पूरा भी नहीं कर पाओगे, करा भी दिया जाए तो भी 10th लेवल तक का हो सकता है, और जेई का लेवल है, ये कोई आईआईटी का पेपर नहीं है और यूपीएससी फिजिक्स से नहीं कोई दे रहा है यहाँ पर। तो पहले एग्जाम वैकेंसी का लेवल देख लो, उसके हिसाब से पढ़ना है। कुछ भी अनाप शनाप पढ़ने लगोगे तो हो गया फिर काम खराब। अभी क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, अभी यूट्यूब में देखोगे मशरूमिंग हो जाएगी, इतने वीडियो आपको आरआरबी जेई पे मिलना शुरू हो जाएंगे कि कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी क्या पढ़ना। हर कोई ज्ञानी लोग है, हर कोई अपने अपने हिसाब से बता रहा होगा। मैं आपसे कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। जो पिछली बार पेपर हुआ, सब्जेक्ट उठाओ, पढ़ना शुरू करो, प्रीवियस ईयर लगा लो, एसएससी जेई के भी, आरआरबी जेई के भी, सब्जेक्ट खत्म करते चलो, पेपर लगाते चलो, टेस्ट पेपर लगा लो, काम खत्म। सिर्फ इतनी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई फालतू का एनालिसिस नहीं। वैकेंसी कैसी होगी, स्टाइपेंड क्या मिलेगा, सैलरी क्या होगी, ट्रेनिंग कितनी, वो सब बकवास बात है, बात की चीजें हैं। सीधी सीधी बात है, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, सीधे उन सब्जेक्ट को तैयार करो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, काम खत्म। पढ़ो बस, यहां वहां टाइम बेकार ना करके, ठीक है। प्रभाकर मैकेनिकल टेक्निकल मैंने बोल दिया है, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ टेक्निकल के लिए आरोहण कोई ज्वाइन कर रहा हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे वो हैं जो मैकेनिकल वगैरह के कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे टेक्निकल। तो टेक्निकल को लेके मेरा बहुत फोकस मैकेनिकल में इसलिए नहीं था क्योंकि मैक्सिमम क्राउड कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैकेनिकल पढ़ा हुआ होगा। मेन दिक्कत सबको नॉन टेक में आती है, पर मैकेनिकल के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कितने सब्जेक्ट में ऐड करा सकता हूँ। इसीलिए मैंने 2 तरह के बैच लॉन्च किए हैं, एक आरआरबी ओनली नॉन टेक और एक आरआरबी टेक प्लस नॉन टेक कंबाइंड बैच। टोटल 2 तरह के बैच हैं। सिविल का मैं लगभग मैक्सिमम करा दूंगा, 7-8 सब्जेक्ट सिविल के हो रखे, थोड़े बचे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल के भी 5-6 लगभग अवेलेबल होंगे, कुछ हैं, कुछ और ऐड कर दूंगा। मैकेनिकल हमको अभी स्टार्ट कराना पड़ेगा, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। नॉन टेक पूरा अवेलेबल है, उसमें कुछ नहीं करना। टेक्निकल जो है, मैकेनिकल देखता हूँ मैं कितना करा सकता हूँ। 100% मैकेनिकल तो मुश्किल होगा इतने टाइम में, क्योंकि वो कॉस्ट भी उतनी आएगी, उतना टीचर को लाना, कॉस्टिंग भी उसकी इतनी ज्यादा होगी। फीस मैं बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि फीस बढ़ेगी फिर लोगों को लगेगा ज्यादा लग रहा है। तो फीस को मुझे नॉमिनल रखना है, क्वालिटी को मुझे बेस्ट रखना है, क्योंकि हर स्टूडेंट ये ना कह पाए कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मिनिमम फीस, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट। नॉन टेक और टेक के कोर्स में भी आप कंपैरिजन करोगे, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं रखा है मैंने। अभी बाकी जगह जब कोर्स लॉन्च होंगे, फीस कंपेयर कर लेना और यहाँ पर चेक कर लेना। तो सीधे सीधे वही अमाउंट, इसमें अलग से कूपन उपन कुछ नहीं, इसमें सीधे वही अमाउंट लिखा है जो सीधी सीधी फीस है। दोनों बैच में जो फीस है डायरेक्ट वही लिखी है, अब इसमें अलग से कूपन उपन मत डिमांड करिएगा आप, इसके नीचे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टीचरों को लाया जाएगा उनको पे भी करना होगा, बिना फ्री में कोई नहीं काम कर पाएगा और क्वालिटी नहीं आ पाएगी। अब ये मत डिमांड करिएगा कि सर इसको 500 कर दीजिए, इसको 300, वो सब नहीं हो पाएगा, क्लियर बोल रहा हूं मैं। जो मैं करा सकता हूं मैंने पहले ही बता दिया। जहां तक मेरे अपने लेक्चर की बात है, मेरा अपना कंटेंट, पीडीएफ, कई लेक्चर तो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे भी दे देता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है। अब आप हर चीज डिमांड करेंगे तो आरोहण को मुझे रन भी करना है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ, सिंसियर बच्चा ज्वाइन करे, आलतू फालतू मत ज्वाइन करे, कोई जरूरत नहीं है। एक और बात, कई बच्चे हैं जो पुराने हैं, जिनको लग रहा है सर हम तो पहले पढ़े हुए हैं, क्या हमें दोबारा कोई कोचिंग की जरूरत है। जिनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, सेल्फ स्टडी भी हो सकता है, क्योंकि आरआरबी कोई आईएएस का एग्जाम नहीं हो रहा है। आईएएस तक का पेपर लोग सेल्फ स्टडी से निकालते हैं। बस पॉइंट ये है कि हर कुछ स्पून फीडिंग पे डिपेंड तो नहीं कर रहे हो। मैं हमेशा मानता हूं कोई भी सिलेक्ट होता है, कोचिंग वाले बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं। सीजीपीटीएम का भी रिजल्ट आया, 70% से ऊपर सिलेक्शन उन बच्चों के जो आरोहण के हैं, पर मैंने उसका होर्डिंग पोस्टर नहीं बनाया, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कोई भी एग्जाम में अगर सिलेक्शन होता है, चाहे मैंने कितना ही पढ़ाया, कुछ भी मेहनत की हो, 99% एफर्ट उस बच्चे का है, 1% एफर्ट मेरा है कि मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 लाख बच्चे पढ़ा चुका, मेरा दिन रात काम यही है। तो मैं इतने बच्चों को पढ़ाया, सारे सेलेक्ट क्यों नहीं हो गए। अगर मैं उतना ही कैपेबल टीचर होता, उतना ही बढ़िया होता, सब सेलेक्ट हो जाते। तो इसका मतलब काबिलियत मेरे एंड पर नहीं, उस बच्चे ने मेहनत की, उतना उसने पढ़ा, इसलिए वो क्वालिफाई हुआ। 99% क्रेडिट उस बच्चे का है जो सेलेक्ट हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि सेलेक्ट होने के बाद कोचिंग वालों में होड़ लग जाती है कि कौन कितने नंबर पब्लिश कर देगा, और एक ही स्टूडेंट का नाम 5-5 कोचिंग वाले छापते हैं। तो वो मार्केटिंग का तरीका है, नए बच्चों को खींचने का, अट्रैक्ट करने का, बिजनेस आए, पैसा आए। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को ऐसे मिसगाइड करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए।
हर स्टूडेंट अपने आप में अलग है, कोई टॉप कर गया उससे नए बच्चे का क्या लेना देना, हर किसी की तैयारी का नेचर अलग है, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है। तो मेरा एक कारण यही है कि होर्डिंग पोस्टर नहीं बनाने का। कई बार लोगों ने कहा सर आप क्यों नहीं प्रमोट करते, उसका रीजन यही है, मैं नहीं चाहता किसी को फर्जी मोटिवेशन कर देना। जो सेलेक्ट हुआ वो अपनी काबिलियत पे हुआ है, 99% काबिलियत उसी की है सेलेक्ट जो हुआ है। 1% क्रेडिट केवल मैं अपना मानता हूँ। 1% इसलिए कि बस मैंने उसको पाथ दिखाया, कुछ चीजें जो पढ़ाई वो उस बच्चे ने पढ़ी। पढ़ा तो टीचर सबको रहा है इतने साल से, जो पढ़ रहे हैं वो उनकी काबिलियत है, वो अपने दम पे सिलेक्शन ले रहे हैं। और ये बच्चों की महानता है कि वो सिलेक्ट होने के बाद टीचर को क्रेडिट देते हैं। हमारा रोल 1% है, 99% उन्हीं का रोल है जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो कोचिंग के प्रोपेगेंडा में होर्डिंग पोस्टर देख के मत डिसाइड करना, अपनी काबिलियत पहले पहचानना कि मेरे में काबिलियत है, मेहनत कर सकता हूं कि नहीं। मेहनत करोगे क्वालिफाई करोगे, नहीं करोगे तो मैं सबको बराबर पढ़ा रहा हूं, मेरी पढ़ाई में बहुत लोग सेलेक्ट होंगे, बहुत नहीं होंगे। पर कभी भी कोचिंग ये बात नहीं करते कितने सेलेक्ट नहीं हुए, ये भी बोलना चाहिए। पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं कितने सेलेक्ट हुए, ये भी लगाओ कितने सेलेक्ट नहीं हुए। अगर कोचिंग की काबिलियत की बात होती सब हो जाते। ठीक, तो मैं उस चीज को फेक प्रमोशन मानता हूं, मैं मेरा नहीं इस पर बिलीफ है। कितनी सिलेक्शन हो जाए, मैं करूँ 90% भी हो जाए, मैं उसका होर्डिंग पोस्टर नहीं बनवाऊंगा। क्योंकि जो बच्चा आ रहा है वो उसके ऊपर है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, सेलेक्ट होगा, नहीं पढ़ेगा नहीं होगा। बहुत सीधी सी बात है। क्लियर है? सेल्फ स्टडी वाले भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोचिंग मैंडेटरी है। कोचिंग वाले आपसे कभी नहीं कहेंगे कि अपने से कर पाओगे, मैं कह रहा हूं अपने से कर सकते हो, कुछ नहीं इस पेपर में दम। सिविल सर्विसेज तक लोग सेल्फ स्टडी पे निकालते हैं। अब जीएस अगर किसी ने एक बार पढ़ रखा है पहले, उसको प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो देख ले। जैसे आरोहण पे मैंने जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, ओनली क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन लगाओ। अगर पढ़ा हुआ है ओनली क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन लगाओ। अभी क्वेश्चन मैं शुरू करने वाला हूँ 2-4 दिन में। एक इसका अलग से कोर्स अवेलेबल भी है, कुछ लेक्चर मैंने कराए थे, कुछ अब स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इधर कोई एग्जाम अभी लाइंड अप था भी नहीं, तो लगातार लाइव लेक्चर उस पर ज्यादा नहीं हुए थे, अब जो जितने हो गए थे और इसको बढ़ाऊंगा मैं। तो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, आराम से कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हर चीज स्पून फीडिंग पे डिपेंड मत करो कि स्पून फीडिंग करें, हर कुछ कोई करा दे। पहला सवाल अपने आप से करना आपको है। दूसरी बात, क्लासेस जो आरोहण पे भी लाइव चलेंगी 11:30 AM, 2-4 दिन में ही बस शुरू कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी कोई फॉर्म आ रहा है या कोई पेपर सॉल्व कराना है, सिविल सर्विसेज पेपर सॉल्व कराना है मुझे, उसका नंबर ही नहीं आ पाया कि बैक टू बैक इतनी चीजें चल रही हैं। तो 1-2 दिन में सिविल्स का पेपर सॉल्व करा के फिर 11:30 मॉर्निंग आप लोगों का जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा। लाइव सेशन होंगे, जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस आरआरबी में भी चलेगा, जो अदर कंबाइंड बैच हैं उनके लिए भी रहेगा ये। और 6:30 इवनिंग में लाइव क्लास चल रही है। अभी इसमें लाइफ साइंस चल रहा है, 4-5 क्लासें बची हैं इसकी। लाइफ साइंस खत्म होगा, अगला सब्जेक्ट शुरू होगा जुलाई फर्स्ट वीक में, या तो पॉलिटी या तो फिजिक्स केमिस्ट्री, इनमें से कोई एक। तो ये 2 चीजें अभी लाइव चलेंगी, जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस और लाइफ साइंस। जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस 2-4 दिन में शुरू होगा, लाइफ साइंस ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, और कोई भी बैच ढूंढना हो, ऐप पर जब आप जाते हैं, ऐप पर जाकर स्टोर सेक्शन में चेक करते हो, सारे बैच आ जाते हैं। स्टोर ऑप्शन लिखा होगा, उसमें जाके सारे दिख जाएंगे बैचेस। कुछ लोग पूछते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं कि नहीं, लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। जो मैं पूरे बैचेस के लिंक शेयर करता हूं उसमें नीचे लिखा हुआ है लैपटॉप डेस्कटॉप पे चलाने के लिए। मोबाइल ऐप में भी चलता है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी चलते हैं लेक्चर, और कितनी मर्जी बार देख सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है। लास्ट में जाके देखोगे तो उसमें लैपटॉप डेस्कटॉप का लिंक दिया होगा, यूट्यूब पे भी चेक करोगे, लास्ट में दिखा होगा लिंक में, बैचेस के नाम होंगे, लास्ट में लिखा होगा लैपटॉप डेस्कटॉप पे कैसे चला सकते हैं। ठीक है, बैच की वैलिडिटी जिस दिन आप बैच इनरोल करते हैं उस दिन से काउंट होती है। अगर 15 महीने के लिए ये बैच अवेलेबल है तो जिस दिन आप ज्वाइन कर, मान लो कोई सितंबर में ज्वाइन कर रहे हो, तो सितंबर से 15 महीने काउंट होंगे। बैच लॉन्च डेट से मतलब नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर 15 महीने। इस तरह के कुछ कॉमन डाउट्स आते हैं, वो सब मैंने आपको इसमें बता दिए। हाँ, ऋतुराज जीएस पढ़ रखा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन जीएस मेरे से पहले पढ़ रखे हो, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो क्वेश्चन की। टेस्ट पेपर बहुत सारे दे रखे हैं, आरआरबी के पुराने पेपर भी सॉल्व दे रखे हैं, वो सब लगाना शुरू करो। तो रिवीजन पे फोकस करो। ये तो अच्छी बात है, जो जीएस पहले पढ़ चुके हैं, प्री रीजनिंग पढ़े हुए हैं, वो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। ये तो उनको एडवांटेज मिल गया इस बात का, वो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, चलो क्लास
तो यूट्यूब में जो बच्चे देखेंगे वो लिंक यूट्यूब पे चेक कर लेना, बाकी किसी की कोई क्वेरी हो वहां डाल देना, यूट्यूब पे पूछ लीजिएगा। कोई और कंसर्न हो तो ऐप में चैट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछ भी लीजिए, अभी किसी को पूछना हो तो। मेन यही कुछ चीजें जाननी थी, मैंने बता दी है सारी। टेस्ट पेपर अवेलेबल है, टेस्ट पेपर और ऐड भी होंगे अभी, इसमें नए पेपर भी ऐड होंगे। तो ओनली नॉन टेक कोर्स अवेलेबल, टेक प्लस नॉन टेक अवेलेबल, किस किस ब्रांच का अवेलेबल है बता दिया, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट वो भी अवेलेबल है, हर तरह की फैसिलिटीज में दी हुई है। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।